न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों में विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद अब बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव में साख बचाने की चुनौती आ गई है। और अभी हाल ही में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों से कहा था, आप याद कीजिए, कि अगर लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उसी तरह आगे भी हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आ जाएगा। यह बात सोनिया गांधी ने अपने केंद्रीय समिति की बैठक में की थी, सीपीपी की जो बैठक थी उसमें की थी। और इस बात से साफ समझ में आता है दोस्तों, साफ समझ में आता है कि सोनिया गांधी ने अपने नेताओं को महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और इन सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार में जो अगले साल दिसंबर में चुनाव होगा, अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होंगे, इन तमाम राज्यों के चुनाव जो होने हैं उन चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए तैयारियां शुरू करने की हिदायत सोनिया गांधी ने दे दी हैं। और इसी तरह दूसरे विपक्षी दलों के नेता या कहें तो इंडिया गठबंधन के नेता भी तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे आज पुणे में उद्धव ठाकरे ने जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ललकारा है उससे लोगों को बाल ठाकरे की याद आ गई है। और इसी तरह कांग्रेस ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनावों के परिणामों में हुई संभावित गड़बड़ी का जिक्र किया है। और इधर राहुल गांधी तो लगातार मोदी सरकार को चुनौती दे ही रहे हैं और रोजाना अलग अलग मुद्दे उनके सामने यानी बीजेपी के सामने खड़े करके राहुल गांधी बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। राहुल पर जिस किस्म के हमले हो रहे हैं अब तक बीजेपी सांसदों की तरफ से हुए हैं, उनसे पता चलता है कि राहुल के सवालों का तार्किक जवाब देने की स्थिति में बीजेपी के नेता नहीं होते हैं। इसीलिए निम्न स्तरीय टिप्पणियां बीजेपी के नेता करते हैं, राहुल गांधी पर खासकर। बहरहाल राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अब समझ चुके हैं कि बीजेपी के हमलों का सामना किस तरह करना है और कैसे उन्हें घेरना है। इस बात को विस्तार से समझने के लिए आइए सबसे पहले सुनते हैं उद्धव ठाकरे के भाषण के उस हिस्से को, उस अंश को, जहां पर उद्धव ठाकरे सीधा हमला बोल रहे हैं मोदी सरकार पर और उन मोदी सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। आइए जरा सुन लें क्या कुछ कह रहे हैं यहां पुणे में आज उद्धव ठाकरे। सुनिए। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता, आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं का आम्ही हिंदुत्व सोडू? तो सुन रहे थे आप, मराठी में बोल रहे थे उद्धव ठाकरे, लेकिन यहां अहमद शाह अब्दाली का जिक्र कर रहे थे उद्धव ठाकरे। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर, दरअसल उद्धव ठाकरे ने पुणे में शिव संकल्प जनसभा में आज अपने पिता जैसे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़कर सत्ता जिहाद में लिप्त होने का आरोप लगाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से ठाकरे पर औरंगजेब फैन क्लब, जी हां, औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख होने की टिप्पणी का उद्धव ठाकरे ने जो जवाब दिया वो आपने अभी सुना मराठी में। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि 1761 में, जी हां, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने ही हराया था। आज अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताकर उद्धव ठाकरे ने सीधे मराठा अस्मिता का सवाल जनता के सामने खड़ा कर दिया है। नवाज शरीफ का जिक्र कर उद्धव ठाकरे ने मोदी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के लिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने कहा था या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, लेकिन मैं किसी भी बदमाश को चुनौती नहीं देता। उद्धव ठाकरे ने सत्ता पक्ष की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि मेरा मतलब है सुसंस्कृत महाराष्ट्र और आप लोग लुटेरे हैं। उद्धव ने यह भी कहा आज
ये तमाम बातें हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो मराठी में कह रहे थे, इसलिए यहां हिंदी में, वरना आपके सामने मराठी का उनका वर्जन जो शुरुआत में रखा, थोड़ा सा उसका हिस्सा पूरा रखता। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि अब लड़ाई हॉल में नहीं होगी बल्कि मैदान में होगी। तो दोस्तों, शिवसेना की राजनीति उग्र तेवर वाली मानी जाती है, आप सब जानते हैं, और आज उद्धव ठाकरे ने उसी की याद अपने कार्यकर्ताओं को दिला दी। यानी महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है इसी साल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मात तो मिली ही है बीजेपी को महाराष्ट्र में, और इसके साथ साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी कब तक उनके साथ रहेंगे इसका ठिकाना अभी नहीं है। और इधर दिल्ली में आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावों में, जो अभी विधानसभा लोकसभा के चुनाव बीते हैं, उन चुनावों में जिस फर्जीवाड़े की बात लगातार हो रही है उसी की तरफ आज कांग्रेस ने ध्यान दिलाया है। आइए सुनते हैं। संदीप दीक्षित पूर्व सांसद हैं, आप जानते हैं दिल्ली के, और शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, और तगड़ी राजनीति जानते हैं ये भी। इन्होंने जो बातें कही हैं वो आंखें खोल देने वाली बातें हैं। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप लोगों ने सबने देखा होगा, वॉइस फॉर डेमोक्रेसी करके एक संस्था है, एक शायद समूह है विशेषज्ञों का, जिन्होंने जो अभी हाल में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उस पर जो वोट पड़े थे और वोट कितने की गिनती हुई, अलग अलग फेजेस में कितना पड़ा, बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्या अनाउंस किया, उसका एक बड़े गहन रूप से उन्होंने अध्ययन किया है। और उसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि जो कोई भी आदमी चाहे तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुख्यतः जो बात वो निकाल कर लाए, जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जितना उन्होंने शुरू में हर फेज में जितना अनाउंस किया, जो शाम को 7 सवा 7 बजे का उनका आता है अनाउंसमेंट, उसके और जो आखिरी फेज में जो फाइनल उन्होंने आंकड़े दिए, उसके बीच में करीबन किसी फेज में 4%, किसी फेज पे 6%, किसी फेज में 8% तक का अंतर है। और मैं एक जो प्रश्न अपने आप से पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं, जहां से मैं इस रिपोर्ट के विश्लेषण की शुरुआत करूंगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन के सर्वे होते हैं तो प्लस माइनस 1%, 1.5% लोग कहते हैं कि अगर इतना अंतर है तो वो वैलिड सर्वे है। उससे ऊपर अगर अंतर जाता है तो इनवैलिड सर्वे हो जाता है या फर्जी सर्वे माना जाता है। अगर उस हिसाब से देखें और हम देखें कि कहे हुए आंकड़े और आखिरी आंकड़ों के बीच में अगर 6% का अंतर है राष्ट्रीय स्तर पर, तो यही तर्क अगर हम आगे उड़ाएं तो क्या सही में ये नतीजे सही थे या नहीं थे, ये अपने में एक सवाल बनता है। इन्होंने जो विश्लेषण किया उसमें कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और फिर देखूंगा कि कुल मिलाकर करीबन 5 करोड़ ऐसे वोट हैं जो बाद में आते हैं। और इसका जब भी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है तो वो ये कहते हैं कि साहब हमने 7 बजे, सवा 7 बजे, 7:30 बजे जो आंकड़े दिए थे वो प्राथमिक रूप से एकदम सही नहीं थे, अंदाजा था, और उसके कुछ समय बाद जब फाइनल हो जाता है वो हमने पब्लिश किए। ये दूसरी बात है कि पहले फेज में 11 दिन बाद, दूसरे फेज में 6 दिन बाद, और बाकी के फेजेस में 4-4, 5-5 दिन बाद इन्होंने अपने फाइनल आंकड़े दिए। ये तब है जब कस्में खाई जाती हैं कि ईवीएम से बेहतर कोई तरीका नहीं है, ईवीएम से हर चीज पता चल जाती है। तो बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए, आरोप नहीं बल्कि वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी संस्था जो है उसकी बात यहां रखते हुए, दोस्तों एडीआर आप जानते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के बाद अब वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी संस्था ने लोकसभा चुनाव परिणामों में, यानी लोकसभा चुनाव जो बीते हैं उसके रिजल्ट में 6% के बड़े अंतर की तरफ ध्यान दिलाया है। यानी केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और इससे पहले राहुल गांधी ने ईडी वाला जो ट्वीट कल किया था उससे भी बीजेपी परेशान है कि उसका क्या जवाब दें। तो कुल मिलाकर देश की सियासत में बड़ा उफान उठ चुका है और एनडीए इसमें घिरी हुई नजर आ रही है। क्या बीजेपी इसमें अपना बचाव कर पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। उधर उद्धव ठाकरे को देखिए, राहुल गांधी को देखिए, संदीप दीक्षित जो बात यहां रख रहे हैं उसको देखिए, वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, इन सब की बात देखिए, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष
और उसमें भी आने वाले समय में एक उफान दिखाई दे रहा है। वो क्या उफान है? क्या उससे बचाव कर पाएगी बीजेपी? क्या उससे बच पाएगी एनडीए की सरकार? ये सब आज इस चर्चा में हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। और उद्धव ठाकरे को लगातार आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने अहमद शाह अब्दाली से जो तुलना की है अमित शाह की, वो भी बहुत यहां दिलचस्प है। और अहमद शाह अब्दाली, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, उसकी कहानी इतिहास में आप लोग पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। लेकिन पानीपत का जिक्र जब आता है तो हरियाणा का जिक्र भी आता है, क्योंकि हरियाणा में इसी साल चुनाव हैं। और हरियाणा में क्या पानीपत की तीसरी लड़ाई होने जा रही है या चौथी लड़ाई कह लें। और खासकर चूंकि 2 बार से वहां बीजेपी की सत्ता है और इस बार भी क्या बीजेपी रिपीट होगी? 5-5 के आंकड़े रहे थे लोकसभा में, यानी बराबरी का आंकड़ा। 5 सीटें बीजेपी के खाते में, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में हरियाणा में, और 10 सीटें हैं लोकसभा की और 90 सीटें हैं विधानसभा की। लेकिन विधानसभा में क्या कुछ होगा? क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, यानी सरकार बीजेपी की चली जाएगी? और ऐसे ही क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? और झारखंड में क्या सत्ता बीजेपी के हाथ नहीं आएगी? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द एनडीए की वर्तमान सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो दिखाई देती है। अगर ले चले सीधे हमारे तमाम साथियों के उनके बीच आते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ चल रहा है देश में, दुनिया में और खासकर देश के अंदर, यह सब कुछ समझेंगे। जरा